कि हाल में ही सागर से शादी हुई होती है। ससुराल में सास उषा, ससुर सुंदरलाल, जिठानी रोमा और जेठ गिरीश होते हैं। प्रीति बहुत खूबसूरत होती है और सभी उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ भी करते, जिससे जिठानी रोमा को काफी जलन होती। सागर और गिरीश के पापा, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रीति इतनी खूबसूरत है, इतनी गुणवान है कि बस पूछो मत। हम और सागर बहुत भाग्यशाली है जो प्रीति जैसी सुंदर लड़की हम सबके जीवन में आई। बात तो आपने बिल्कुल सही कही उषा जी। ये सब सुनकर रोमा बहुत गुस्सा होती है और रसोई में चाय बनाती हुए कहती है, बड़े तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इन दोनों बूढ़े बुढ़िया की चाय में जहर मिला दूं और इनका अभी के अभी काम तमाम कर दूं। अरे रोमा बहू, अभी तक चाय नहीं बनी या पूरा दिन लग जाएगा चाय बनाने में है? रोमा हॉल में आकर उषा और सुंदरलाल को चाय परोसती है। तभी वहां पर सुंदर तरह से सज संवर कर प्रीति बहू आ जाती है अपने पति सागर के साथ, और दोनों नया शादीशुदा जोड़ा एक साथ मिलकर सुंदरलाल और उषा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो बच्चों। चलो रोमा बहू, शाम के खाने की तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, जितने पकवान मैंने बताए थे ना, सारे बनाने हैं। जी ठीक है माँ जी। प्रीति चलो हम दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। जी हाँ जिठानी जी। अरे रुको रुको, प्रीति बहू तुम कहाँ चली? आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और ऐसे में अगर तुम रसोई में दिन भर खाना पकाओगी तो थक जाओगी और तुम्हारा फूल सा चेहरा थकावट के कारण मुरझा जाएगा। इसलिए सारा काम रोमा बहू ही करेगी। लेकिन माँ जी, इतना सारा काम जिठानी जी कैसे? अरे लेकिन कुछ नहीं। प्रीति बहू, तू ना बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। एक तू ही तो है, और अब तुझे देखकर शाम को सारी मोहल्ले की औरतें जल जल कर राख हो जानी चाहिए। बड़ा मज़ा आएगा। आखिर मेरी प्रीति बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। रोमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अकेली ही रसोई में जाकर काम करने लग जाती है। तभी इस प्रीति की तो ऐसी की तैसी। घर आए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मेरा जीना तो इसने अभी से ही दुश्वार कर दिया है। थोड़ी देर बाद प्रीति के कमरे से गुजरते समय रोमा देखती है कि प्रीति मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना रही है। और ये 1 चम्मच गुलाब जल। ये मुल्तानी मिट्टी अब मेरे चेहरे पर लगेगी। मेरी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लग जाएंगे, और तभी चांद की चमक भी मेरे चेहरे की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये बात है। अब देखना क्या होता है इस रोमा को परेशान करने का इंतजाम। जस्ट वेट एंड वॉच माई डियर देवरानी मैडम। रोमा जानबूझकर रसोई में जाकर प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति। जिससे प्रीति अपनी मुल्तानी मिट्टी के बॉल को छोड़कर तुरंत रसोई में चली आती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमा प्रीति के कमरे में चली जाती है और मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक में एक दवाई मिला देती है। अब इस मुल्तानी मिट्टी को जब प्रीति अपने मुखड़े पर लगाएगी तब वो मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रोमा वो मुल्तानी मिट्टी का बॉल वहीं पर रख देती है और प्रीति के कमरे से रफू चक्कर हो जाती है। रसोई में कोई ना होने के कारण प्रीति फिर से अपने कमरे में आ जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाती है। फिर जब वो सूख जाती है तब प्रीति अपना चेहरा धोती है और आईने में देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? नहीं। प्रीति देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या करूं? शाम को मेरी मुंह दिखाई है और ऐसे में ये क्या हो गया? लगता है ये सब मुल्तानी मिट्टी की वजह से हुआ है। अब मैं मुंह दिखाई में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? सारे घर वालों का तो दिल ही टूट जाएगा।
माँ जी को तो पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है। वो तो जब देखो तब सिर्फ मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी कमरे में सागर आता है और प्रीति को आवाज लगाता है। वहीं प्रीति बाथरूम में पूरी तरह डर जाती है। प्रीति जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म में तुम इसे अपने बालों में लगाना, तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर कर आएगी। प्रीति सुन रही हो ना तुम? अब हाँ सागर जी, मैं अभी आई। आप जाइए ना, तब तक मेरे लिए गजरा लाइए। अरे कैसी बात कर रही हो प्रीति, गजरा तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आया हूँ। ओह नो, ओके ठीक है। मुझे ना वो बूढ़ी के बाल ला कर दो ना, मुझे उन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ सागर। व्हाट? प्रीति ये तुम क्या बोल रही हो? किस बूढ़ी के बाल मैं तोड़कर तुम्हारे लिए लाऊं? ये क्राइम मैं कैसे कर सकता हूँ जानू? और तुम बूढ़ी आंटीज के बाल खाती हो? ओह माय गॉड। वो नहीं मेरे भोले पति देव, अरे कॉटन कैंडी, उसे हिंदी में बूढ़ी के बाल कहते हैं ना। ओह अच्छा, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें बाजार से। सागर चला जाता है और तभी प्रीति बाथरूम से बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और सोचती रह जाती है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल देखकर घर में कोई भी गश खाकर गिर पड़ेगा। नहीं, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं ऑनलाइन कुछ देखती हूँ, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। फिर बाद में इस मुल्तानी मिट्टी की कंपनी वालों की बैंड बजा दूंगी। प्रीति अपने फ़ोन पर ऑनलाइन वीडियोस देखती है और अपने चेहरे को ठीक करने के सॉल्यूशंस को ढूंढती है, लेकिन उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद जब सागर बूढ़ी के बाल लेकर आता है, तब वो देखता है कि प्रीति ने अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाया हुआ है। प्रीति, ये तुमने अपना चेहरा अभी से ही घूंघट के पीछे क्यों छुपा रखा है? वो ना, दरअसल माँ जी ने कहा है कि मुँह दिखाई की रस्म के 5 से 6 घंटे पहले ही नई नवेली बहू अपना चेहरा घूंघट में ही छुपा कर रखती है। अगर किसी ने गलती से भी मेरा चेहरा देख लिया ना तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ सच में? लेकिन रोमा भाभी की मुंह दिखाई के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सागर समझा करो ना, वक्त के साथ साथ रस्मों रिवाज भी चेंज होते रहते हैं। हर बात पर डिबेट करते रहते हो तुम बस। अच्छा बाबा, ओके, ये लो तुम्हारे बूढ़ी के बाल और इन्हें तुम अब आराम से खाओ। और हाँ, शाम को वो गजरा लगाना भूलना मत। प्रीति दिन भर अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाए रखती है और मुंह दिखाए के वक्त गायब हो जाती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। तभी रोमा उसे देख लेती है। रोमा उषा को जाकर ये बात बताती है और प्रीति के ना चाहते हुए भी उसे उषा और रोमा मुंह दिखाए के लिए ले जाते हैं। भगवान जी, अब तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। क्या करूं? माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूं, दिखा दूं अपना चेहरा? नहीं। प्रीति घूंघट के अंदर यही सोचती है कि क्या करूं और क्या नहीं। और उतने में सारी औरतें आ भी जाती हैं और जब उषा प्रीति का घूंघट उठाती है, तभी प्रीति का चेहरा एकदम साफ होता है और चमक रहा होता है। ये देखकर रोमा चौंक जाती है। एकदम कोहिनूर लेकर आई हो तुम उषा बहन, नजर ना लगे प्रीति बहू को। थु 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 थु। सच में मलाई जैसी गोरी सुंदर बहू है। तेरी तो लॉटरी लग गई उषा। ये क्या, ये जादू कैसे हो गया? लगता है उस फेस पैक के साइड इफेक्ट्स कुछ ही देर के लिए थे। थैंक यू भगवान जी। ये क्या? रोमा कमरे में जाकर जब उस दवाई को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उस दवाई का असर सिर्फ 5 से 6 घंटों तक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोमा अपना सर पटकते रह जाती है और वहाँ प्रीति को सभी औरतें सुंदर सुंदर तोहफे देती है और उसकी मुंह दिखाए की रस्म पूरी हो जाती है। संदीप और अंजू हर चीज से परिपूर्ण रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बच्चों की कमी रहती है। अंजू मंदिर मंदिर घूमती है और बस भगवान से बच्चे की मन्नत मांगती रहती है। एक रोज संदीप अंजू से कहता है, तुम चिंता मत करो,
भगवान हमारी भी झोली भरेंगे। दिन बीतने लगते हैं और भगवान अंजू की सुन लेते हैं और उसे 4 साल में 3 बेटियां और 1 बेटा हो जाते हैं। अंजू और संदीप उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। दिन बीतने लगते हैं और तीनों किरण, अनु और रश्मि बड़ी होने लगती हैं। एक रोज अंजू आमरस बनाकर तीनों बेटियों को देती है और बाकी बचा हुआ अपनी कामवाली को देने लगती है। तभी किरण कहती है, मम्मी ये कामवाली को क्यों दे रही हो? मैं पी लूंगी ना। मम्मी ये क्या, पैसे भी दोगी और आमरस भी? आम कोई सस्ता आता है क्या? हम पी लेंगे। तुम लोग इससे ज्यादा नहीं पी पाओगे बेटा, देने दो ना। देखो मम्मी, अगर आप दोगी ना तो मैं घर से चली जाऊंगी। मैं पीऊंगी पूरा आमरस। रश्मि, अनु और किरण जबरदस्ती बाकी आमरस पीने लगती हैं, लेकिन पी नहीं पाती। तब अंजू हंसने लगती है। पता नहीं इनका बचपना कब जाएगा। अंजू अपनी बेटियों की हरकतों को मजाक में लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उनका बचपना नहीं, लालच है। दिन बीतने लगते हैं और चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक रोज अंजू संदीप से कहती है, ए जी, अब किरण की शादी कर देते हैं। एक की करेंगे तब ना दूसरे का नंबर आएगा। हाँ ठीक है, मैं रिश्ते देखना शुरू कर देता हूँ। संदीप किरण के लिए लड़का देखने लगता है और महेश को पसंद कर किरण से उसका रिश्ता तय कर देता है। घर में शादी का माहौल होता है और सब जमकर शॉपिंग करने लगते हैं। अंजू किरण के लिए सोने के जेवर बनवाती है। जेवर देखकर अनु और रश्मि का लालच बोलने लगता है, मम्मी मेरे लिए भी इतने ही जेवर बनवा दो ना। अरे बेटा, तुम दोनों की शादी में तुम दोनों को भी ये सब मिलेगा। तब का कौन देखा है? तुम तो मुझे अभी बनवा कर दो। किरण दीदी के पास 2-2 सोने के कान के बुंदे पहले से हैं। तुम अपने आप से मतलब रखो ना, मेरे सामान पर आंख मत लगाओ। बेटा, वो तो उसे गृह प्रवेश पर मिला था ना। तीनों में बहस होने लगती है। तब अंजू कहती है, ठीक है, तीनों को एक ही बराबर जेवर बनवा देती हूँ बस। शादी के घर में अचानक इतने पैसे कहाँ से आते, इसलिए अंजू अपने जेवर बेचकर तीनों बेटियों के लिए एक बराबर जेवर बनवा देती है। ये देखकर संदीप कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बिटिया इतनी लालची निकलेंगी। इधर किरण सोचती है, शादी के बहाने जितने ज्यादा पैसे सामान मिल जाए उतना अच्छा है। क्या पता मोहित की शादी के बाद ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। जितना टान सकती है टान ले किरण। किरण महंगे से महंगे कपड़े खरीदती है। किरण को देखकर अनु और रश्मि भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लेती है, जिससे संदीप का एस्टिमेट गड़बड़ा जाता है। तुम तीनों देखकर खर्च करो ना, इस तरह तो लूट जाऊंगा मैं। पापा, मेरी तो शादी है। ये दोनों तो लालची है एक नंबर की। अरे तू कौन सी कम लालची है? जाने से पहले सब लूट कर जाएगी क्या? हमें सुनाती है जैसे तेरी हरकतें हमें पता नहीं है। कोई 1 रुपया तुझसे ले कैसे ले? तीनों फिर लड़ने लगती है। तभी मोहित कहता है, अरे तुम तीनों लड़ो मत, मेरे हिस्से के पैसे भी पापा इन तीनों को ही दे दीजिए। मैं तो पुराने कपड़े ही पहन लूंगा। किरण मन ही मन सोचती है, इस तरह तो सब कुछ बराबर मिल जाएगा और इन दोनों की शादी में मैं तो शॉपिंग ही नहीं कर पाऊंगी। ऊपर से पापा ने महेश को 1 रुपए का दहेज भी नहीं दिया। रात को किरण अंजू और संदीप के कमरे में जाती है और कहती है, अगर महेश ने कुछ मांगा नहीं तो क्या हुआ? आप लोग उसे कुछ दोगे नहीं क्या? ये कोई बात हुई? कम से कम तिलक का उसे 10 लाख तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। मेरी भी कोई इज्जत है। अरे जब लड़के वालों ने नहीं मांगा तो क्यों दे हम? अच्छा है ना, उतने ही पैसे बच जाएंगे हमारे। अरे ये क्या बात हुई है? पैसे बचनी चाहिए बस, बेटी की इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। आप लोगों को पैसे देने ही होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। अंजू और संदीप किरण की शादी में तिलक देते हैं। संदीप अपनी बेटियों की हरकतों से दुखी होकर अंजू से कहता है, इन तीनों ने तो हद ही कर दी। मेरे बर्दाश्त की क्षमता अब खत्म हो गई है। इन तीनों की शादी करते करते हम तो रोड पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है जी, ये इनका बचपना है। ये बचपना नहीं, इनका लालच है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। दिन पर दिन किरण, रश्मि और अनु का लालच बढ़ता जाता है। जैसे तैसे तीनों की सारी जिद पूरी कर संदीप तीनों लालची बेटियों की शादी कर देता है। तीनों की शादी करने में संदीप की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब हमारे पास बस ये घर ही बचा है। मोहित के लिए हमने कुछ नहीं किया। इस घर को मोहित के नाम कर देंगे उसकी शादी के बाद।
इधर इतना कुछ मिलने के बाद भी रश्मि, किरण और अनु की डिमांड खत्म नहीं होती। वो तीनों आए दिन कुछ न कुछ मांगती है। एक रोज़ रश्मि अपने मायके रहने को आ जाती है और रोने लगती है। मम्मी, मेरे पास तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है। यहाँ वॉशिंग मशीन तो है, इस बार ना तो मुझे वॉशिंग मशीन के पैसे दे देना, मैं खरीद लूंगी। तुम लोगों की शादी में मैंने सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है, मुझे पता है यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अब तो मोहित भी कमाने लगा है। रश्मि ससुराल जाते वक्त मोहित से 15,000 ले लेती है। जैसे ही अंजू को ये पता लगता है कि रश्मि मोहित से पैसे लेकर गई है, तो अंजू गुस्से में मोहित से कहती है, अब कुछ भी नहीं देना है। हमारा खून पीकर मानेगी क्या ये तीनों? आज के बाद तुम मुझसे पूछे बिना 1 रुपया नहीं देगा। संदीप मोहित के लिए लड़की देखने लगता है। अनु राखी पर अपने मायके आती है। मोहित को राखी बांधकर अनु कहती है, चल अब पैसे निकाल। हाँ भैया, दे रहा हूँ। मोहित 1,000 निकालकर अनु के हाथ पर रख देता है। नोट को आगे पीछे देखकर अनु कहती है, ये नहीं लूंगी मैं, इतना कम। अब तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तेरी बीवी कुछ देने ही नहीं देगी। कम से कम 11,000 दे, वरना ये भी रख ले। दीदी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, किसी से उधारी लेकर दे, लेकिन इससे कम तो मैं लूंगी ही नहीं। मोहित दुखी मन से किसी से उधारी लेकर अनु को देता है। अंजू और संदीप अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी बिटिया घर आए, क्योंकि वो लोग जब देखो मांगती रहती हैं। मोहित की शादी निधि से हो जाती है। निधि अंजू का घर अच्छे से संभाल लेती है, फालतू का 1 रुपये का खर्च नहीं करती और ना ही मोहित से कोई डिमांड करती है। निधि के व्यवहार से खुश होकर अंजू कहती है, इस घर को निधि के नाम कर देते हैं, आगे तो निधि को ही सब कुछ देखना है। नहीं मम्मी, आप ऐसा मत करो, पहले सबसे बात कर लो। अरे मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी तीनों बहनों को पहले से ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ। अब मुझे उनसे कुछ नहीं पूछना। आज तक हमने तुझे कुछ नहीं दिया, अब इस घर पर तेरा ही हक है बेटा। निधि के नाम घर करने की बात जैसे ही तीनों लालची बेटियों को पता चलती है, तो तीनों किरण, अनु और रश्मि अपने मायके पहुंच जाती हैं। अब क्या लेने आई हो तुम लोग? वाह मम्मी, अब हमें आने के लिए भी नहीं पूछना होगा क्या? शादी के बाद ये हमारा घर नहीं रहा क्या? ऐसी बात नहीं है दीदी, ये घर कल भी आप लोगों का था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम तो बीच में बोलो ही मत, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मम्मी को हमारे पीछे से अपने बस में कर लिया और अब सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करवा रहे हो। ये घर हमारा होता तो चुपचाप हमारे पीछे से खेला नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं दीदी, आप लोग गलत समझ रही हैं। मम्मी, इस घर पर हमारा भी बराबर का हिस्सा है। इस घर के बराबर के 3 हिस्से करो। हम चारों के एक बराबर के हिस्से होने चाहिए। निर्लज्जो, तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हुआ, मोहित ने तो 1 रुपया भी नहीं लिया। बचपन से तुम तीनों पर ही खर्च हो रहा है। मोहित ने तो पढ़ाई भी बाहर जाकर नहीं की, क्योंकि तुम तीनों की शादी में दिक्कत ना आए। ये सब तो रहने दो मम्मी, तुम नहीं करती हमारी शादी पर खर्च। इस घर में हिस्सा तो हम लेंगे ही। ठीक है मम्मी, इस घर का बराबर का हिस्सा कर दो। रश्मि, अनु, किरण धरना देकर अपने मायके में ही बैठ जाती है और दुखी होकर अंजू रोती हुए कहती है, ठीक है, कर दो इस घर का बंटवारा। भगवान तुम जैसी लालची बेटियां किसी को ना दे। और अंजू के घर का बंटवारा हो जाता है। इधर किरण, रश्मि और अनु बहुत खुश होती हैं। उधर तीनों की ननदों को ये बात पता चलती है, तो वो लोग भी अपने अपने मायके आकर धमक जाती है और अपनी अपनी भाभियों को फ़ोन करती है। वाह भाभी, अपने मायके में हिस्सा ले रही हो, चलो अच्छा ही है। मैं भी अपने मायके में हिस्सा लेने आ गई हूँ। अब तो मैं इसी घर में रहूंगी, आखिर ये मेरे माँ बाप का घर है। मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। चलो मायके से लौट आओ भाभी, वहाँ का हिस्सा ले लिया ना, अब यहाँ का हिस्सा इज्जत से दे दो। अपनी अपनी ननदों के फ़ोन सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और तीनों अपना सामान लेकर मायके से जाने लगती है। मैं चली, यहाँ के हिस्से लेने के चक्कर में मेरा ससुराल का सब चला जाएगा। मेरी ननद मरती भी नहीं है, आकर बैठ गई यार। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति का हिस्सा बढ़ जाएगा। तीनों अंजू से कहती हैं, मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, कौन सा मैंने तुम्हें रोका है। जैसे को तैसा, लालच बुरी बला है। जितना तुम लोगों ने लिया है ना,
अब उससे ज्यादा देना होगा। तुम जैसियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तीनों बेटियां पछताने लगती हैं और अंजू अपने घर के दरवाजे तीनों लालची बेटियों के लिए बंद कर लेती है।